मात्र $136 बिलियन का भी है। और चाइना का तकरीबन सभी माल लगभग $518 बिलियन का जो है सरप्लस है वहां, मतलब चाइना उतना वहां पे निर्यात करता है। तो चाइना अभी पूरी तरह से इन 27 देशों में एक तरह से इफेक्ट डाले हुए है। हम लोग कितना compete करके चाइना को उस मार्केट के शेयर में से कम करते हैं या खुद को गेन करते हैं, ये हमारी इस पूरे डील की उपलब्धि होगी। और इसी से इसका जो है वास्तविक विश्लेषण होगा कि हमने कितना पाया। जैसे उनके लिए हम बड़ा मार्केट हैं, 145 करोड़ जनसंख्या हमारी है, वो बढ़ते हैं तो उसका लाभ हमको उतना नहीं होगा जितना हम बढ़ते हैं और चाइना को वहां से बाहर करते हैं। और ये तभी होगा जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़े। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत ही स्थिति खराब है, 11.45% का ग्रोथ है, जो 15.5 का ग्रोथ शुरुआत थी और अब घटते घटते 11 पर आ गया और ये घट रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का भी कैसा इसमें यूरोपियन यूनियन के लोग हमें करेंगे, एफडीआई कितना फ्लो इस पे होता है, ये सारे भविष्य के गर्त में है। आने वाले 2-1 साल में इस पर उसके संकेत निकल कर पर ये मानकर चलता हूं कि अभी जो बाजार की स्थिति है, हाँ जी, अभी जो बाजार की ताकत जिस तरह हम बने हैं उसका इंपैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ही वॉलेटाइल है, उसका भी एक इंपैक्ट है इस दोनों के डील का। दोनों की जरूरतें हैं और यूएस का भी एक फैक्टर है। मिश्रा जी, ये बड़ी चिंता है, एमएसएमई सेक्टर है जो अभी ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सरकार भी पिच कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस डील से जो घरेलू बाजार है या जो आपके देसी प्रोडक्ट हैं उन पर कोई विपरीत असर पड़ेगा? इसका ख्याल रखा गया? ख्याल तो अगर एक हम जैसे कार की बात हो रही थी, BMW कार जो 1 करोड़ की थी, वो अगर 55 लाख में मिल रही है, मिलने लगेगी, तो वो लोग, उनको सस्ती इंडिया के मार्केट को मिली, तो वो आदमी जो महिंद्रा खरीदता था वो या जो टोयोटा खरीदता था वो उसको लेने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, इंडिया के जो मार्केट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो सस्ती होगी, उससे क्या होगा, कॉमन मैन की अप्रोच में नई कारें आएंगी, नए प्रोडक्ट आएंगे। एक सोचने का तरीका है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर एक जो कॉमन चीज मेरे दिमाग में आई मैंने बोली। देखिए, डील हुई है, अच्छी बात यह है कि पक्ष और विपक्ष सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। आज का जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है ग्लोबली, तो ऑब्वियसली नए वर्ल्ड ऑर्डर सेट होंगे। तो इस इकोनॉमिक डील के इकोनॉमी के अलावा, देश की इकोनॉमी के अलावा जो एक वैश्विक प्रभाव पड़ेगा उसका एक बहुत बड़ी बात है। और जो चाइना की बात की है, तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट था, और जिस तरीके से हम धीरे धीरे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं, अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 मतलब चूंकि एक लैंडमार्क कहा जाता है, 31 गुना बढ़ा है। टोटल एक्सपोर्ट 2 गुना बढ़ा है। हम जिस तरीके से फ्रेजाइल 5 से हम चौथी इकॉनमी पहुंच गए हैं। जहां तक एफडीआई की बात है, 2014 में ये $36 बिलियन का था, जो आज बढ़कर के 2023 का आंकड़ा मेरे पास है, वो $71 बिलियन का हुआ है। तो ग्रेजुअली हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाती है, विशेषज्ञों से मिलकर के उसको धरातल पे लागू करती है। ऑब्वियसली यस, इन सारे पॉजिटिव चीज के साथ साथ फ्यूचर के गर्त में इसका रिजल्ट बाकी है। हाँ, जो हमारी बेसिक चीज है, किसानों को बचाया गया है, जो खाद्य की इंडस्ट्री उसको बचाया गया है, जो वीक हमारे सेक्टर्स थे इंडिया के, उसको बचा करके उसको एफडीए से बाहर रखा गया है। हमेशा डील दो तरफा होती है। हम ये कहें कि भाई यहाँ पे बैठ कर बोलो नहीं सब मेरे फायदे और यूरोपियन यूनियन का नुकसान, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो बात तो डॉक्टर उपाध्याय ने बताई भी कि भाई डील तो दो तरफा होती है, दोनों लोग अपने अपने फायदे देखते हैं, और जब अपने अपने फायदे देखते हैं तभी सहमति बनती है। संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, इसे क्या माना जाए? स्वाभाविक तौर पर चाइना का प्रभाव तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के देशों पर है। अमेरिका में भी, अमेरिका के बाज़ारों में भी चाइना का माल भरा पड़ा है, भारत के बाज़ारों में भी चाइना का माल भरा पड़ा है। सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, वो मांझा जो है वो गला लगातार काटे दे रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का गला भी वो काट रहा है, लेकिन वो बाज़ारों से हट नहीं पा रहा है। तमाम प्रयास हो गए, तो वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन इन सब के बीच क्या भारत वो उपस्थिति दर्ज कर पाएगा? मतलब आप इस डील का कितना फायदा उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 27 देश आपके सामने हैं, उनके बाजार आपके सामने हैं। इसके साथ साथ
अमेरिका पर भी अब वो दबाव पड़ेगा और क्या उसके तेवर भी ढीले होंगे? क्योंकि सबने मिलके, सभी 27 लोगों ने मिलकर ये बता दिया कि भाई दादागिरी तो नहीं चलेगी। जी देखिए, बिल्कुल। देखिए, भारत आने वाले समय में, मेरा ऐसा मानना ही नहीं बल्कि विश्वास है कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होगा। और ये जो विजन है भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, वो हमारी आज की सरकार, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो भी सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है, वो उसको तेज गति से किया गया है। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं, उस दिशा में सबसे बड़े कदम हैं। और उसके अलावा भी अनेक तरीके के जो भारत में ट्रेड को जो रेस्ट्रिक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे, सभी को दूर करने का कार्य किया गया है। आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज का जो भारत है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, यानी तेज गति से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जो वातावरण भारत में है, वो तीव्र गति से विकसित हो रहा है। और भारत जाहिर है कि एक बड़े वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में विकसित हो रहा है। और वहीं जहां तक चाइना की बात है, चाइना जरूर एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में विकसित हुआ था, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन करके उभरा था। लेकिन जो जिस तरीके की चाइना की विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी प्रवृत्तियां सामने आई हैं, उससे चाइना एक्सपोज हुआ है। विश्व की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, वो चाइना से हटने शुरू कर दिया है उन्होंने, और नए वो डेस्टिनेशंस की तलाश में है। और अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी जिस तरीके का व्यवहार दिखाया है, ऐसे में भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भारत के जो हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, वो भी नए एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस के लिए तलाश में है। भारत अपने एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। और उसी प्रक्रिया में मैं मानता हूं कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, वो एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बड़ा हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि एक बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भारत ने अपने लिए तलाशा है। और ये जो मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिका ही एकमात्र वो स्थान नहीं है कि जहां पर हम अपने माल को ले जाकर के वहां पर उसकी खपत करें। यूरोप भी उसका एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। आने वाले समय में अन्य राष्ट्र भी इसी तरीके की एवेन्यूज भारत को प्रोवाइड कराएंगे, और भारत की युवाओं को जो नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे, अवसर प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अंत में आपका जो सवाल था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए मनोज जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके के साथ भारत के बड़े ही अच्छे और प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, पिछले 25 वर्षों में भारत के अनेक प्रधानमंत्रियों ने और भारत के अनेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों ने जाहिर है कि इन संबंधों को गढ़ा था, बनाया था। इसमें ट्रंप प्रशासन का पहला कार्यकाल भी शामिल है, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप प्रशासन का जो दूसरा कार्यकाल है, वो बहुत ही निराशाजनक है। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हाई टाइम है कि वो इस भारत और यू के बीच की हुई मदर ऑफ ऑल डील से कुछ लेसन्स ड्रॉ करें। और उनको इस बात को समझना होगा कि कोई भी ट्रेड डील फेयर तरीके से, नेगोशिएटेड तरीके से, बातचीत करके भी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप टैरिफ का वेपन ही दिखाएं और तभी जाकर के कोई डील हो। तो ये अमेरिका को समझना होगा। और जहां तक भारत की बात है, देखिए, भारत कभी भी किसी दबाव में आकर के कभी अपने डिसीजन नहीं लेता है, चाहे वो शीत युद्ध का समय रहा हो, चाहे आज का समय हो, या भविष्य का भारत होगा। कभी भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और वो भारत ने पहले भी ऐसा नहीं किया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगा। भारत इस तरह के संकेत दे भी रहा है। मेरे साथ कपूर साहब मौजूद हैं। कपूर साहब, बजट भी आने वाला है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, क्या इस डील का असर, इस डील की कुछ झलक इस बजट में भी दिखाई दे सकती है? मैं बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि देखिए, अगर हम ये देखेंगे कि इस डील से मेजर जो बेनिफिट है वो किसको होगा, तो मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेटअप्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं और जो ऑलरेडी बड़े स्केल पे जो ऑपरेट करती हैं कंपनीज, उनको तो इसमें जरूर फायदा होगा। लेकिन हमें एक चीज को सबको मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो एसएमई सेक्टर है वो स्ट्रेस के अंदर है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से हैंड होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। और उसमें दो तरीके से उनको बेनिफिट कराया जा सकता है। आज आप देखिए कि एक स्मॉल स्केल में अगर हम ये देखें कि एक करोड़ की टर्नओवर कराने वाला आदमी एक कॉर्पोरेट में वही टैक्स पे कर रहा है जो एक 100 करोड़ की टर्नओवर वाला भी एक कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहा है। तो हमें ये समझना है कि अगर आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ग्रो करना है और अगर आप चाहते हैं कि वो एक
आपकी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, अगर आप इंडिया को एक एज अ सुपर पावर और एज अ डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको एक ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस जो है डेवलप करने पड़ेंगे और बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। और इस मानने में मैं ये चाहूंगा कि बजट में एक अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा कि अगर आपको आप इस तरीके की पॉलिसी लेके आते हैं कि अगर कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है एक मिनिमम लेवल ऑफ वर्कफोर्स जो है अपने पास अगर रखेगा, तो उसको जो है इतना जो है टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, तो उससे आप ये देखिए कि आपके मल्टीपल फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरे होंगे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक जॉब क्रिएशन के एवेन्यूज जो है वो क्रिएट होंगे, साथ के साथ जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्रिएट होगा जब आप देखेंगे कि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनेंगे। जी, ये वाकई बहुत बेहतर संकेत है और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले समय में कुछ निकल कर आएगा। बजट भी आने वाला है, पूरे देश के लोगों को बजट का इंतज़ार है और इस इंतज़ार में क्या संकेत निकल कर आते हैं, क्या नहीं आते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन 2027 में ये लागू होंगे और जब लागू होंगे तभी पता चल पाएगा, जैसे कि डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा है, कि इसकी तस्वीरें कैसी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। इन बातचीत में तमाम मुद्दों के साथ खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर